को दूर करने के लिए भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक उच्च स्तरीय फ्लैग मीटिंग करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार जिला पुंछ सेक्टर में होने वाली इस मीटिंग में दोनों पक्षों के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। पिछले 4 वर्षों से संघर्ष विराम समझौता काफी हद तक कायम रहा है, लेकिन अब एलओसी पर गोलीबारी से भारत और पाकिस्तान में फिर से तनाव उपज रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में 11 फरवरी 2025 को अखनूर सेक्टर में संदिग्ध आतंकियों द्वारा किए गए आईईडी हमले में सेना के एक कैप्टन सहित 2 सैनिक शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसके अलावा राजौरी और पुंछ जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 जवान घायल हुए थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब एक उच्च स्तरीय फ्लैग मीटिंग का आयोजन जो है वो पुंछ सेक्टर में किया जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के मकसद से ये इंपॉर्टेंट मीटिंग आयोजित की गई है। सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के करीब ये मीटिंग होनी थी और अब इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सीज फायर वायलेशन इस साल के शुरुआती कुछ महीनों से शुरू हो गया है और पिछले कई सालों से सीज फायर वायलेशन जो है वो नहीं हो रहा था, न पाकिस्तान की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसी एक हरकत की जिसकी वजह से कि हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद की पुंछ और राजौरी में भी इसी तरीके के कुछ चीजें देखने को मिली, जिसके बाद कि आज ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं उस इलाके से अपडेट करने के लिए। जमशीद, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग इंडिया पाकिस्तान के ब्रिगेडियर्स के बीच में होगी, फ्लैग मीटिंग इसको कह रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? शिपन बिल्कुल, क्योंकि आज 4 साल तकरीबन होने को 25 फरवरी 2021 को दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर वायलेशन पर माहिदा हुआ और उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए थे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, खास करके उन इलाकों में जहां रिहायशी आबादी हमेशा पाकिस्तान की शेलिंग की टारगेट हुई। 4 साल होने को हैं दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर वायलेशन पर माहिदा होने के बाद, मगर उसके बीच में पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें और फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि अगर देखा जाए अखनूर सेक्टर में 11 फरवरी को इसी महीने के अंदर एक आईडी धमाका हुआ जिसमें कैप्टन समेत एक फौजी जवान शहीद हुए। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान या पाकिस्तान की फायरिंग के दौरान 3 फौजी जख्मी भी हुए हैं। उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस इलाका जो अखनूर का है इसको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। उसके साथ राजौरी पुंछ के अंदर भी कई जगह पर इस तरह के वाकये सामने आए, जिसमें खास करके अगर बात करें हम राजौरी का तुरकुंडी इलाका है और या पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कई इलाकों के अंदर लगातार इस तरह घुसपैठ की कोशिशें देखने को मिली और लगातार पाकिस्तान ये साजिशें करता रहा है कि घुसपैठ की कोशिशें करवाई जाए, क्योंकि इससे पहले जब सीज फायर वायलेशन किया जाता था तो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें करवाई जाती थी। मगर 4 साल हो चुके हैं सीज फायर वायलेशन को रुके हुए, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ये माहिदा तय पाया था और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अब लगातार इस तरह की साजिशें दोबारा की जा रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर कि कहीं ना कहीं फायरिंग या आईडी धमाके किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए आज दोनों मुल्कों के ब्रिगेडियर सतह के बाग पुंछ के अंदर होने जा रही है। अभी ये मीटिंग शुरू नहीं हुई है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि मीटिंग थोड़ी देर के बाद शुरू हो सकती है और इस मीटिंग से काफी सारी उम्मीदें भी इस बार हम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती थी तो फ्लैग मीटिंग का सिलसिला देखने को मिलता था। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये पहली बार नहीं है जब ये मीटिंग हो रही है, कई बार ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीज फायर वायलेशंस होते हैं। भारत के अंदर जो आर्मी के जवान दिन रात काम कर रहे हैं हम सभी की सुरक्षा के लिए, उनके साथ गलत होता है, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, शहीद होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि तमाम मीटिंग्स के बावजूद भी आखिरकार ये नापाक हरकतें कब रुकने का नाम लेंगी? बिल्कुल यही चीज मैं पहुंच रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इससे पहले कई बार इस तरह की मीटिंगें हमने जरूर देखी, मगर उन मीटिंगों का कोई ठोस नतीजा निकलकर कभी हमने देखा नहीं। खास करके मीटिंगें उस वक्त होती थी 2021 से पहले, इस तरह की बहुत सारी मीटिंगें हमने देखी, क्योंकि उस वक्त हालात काफी कशीदा रहते थे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग का सिलसिला देखने को मिलता था, तब इस तरह की मीटिंगें होती। उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए, मगर इन बेहतर हालात के बीच में भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें, फायरिंग का सिलसिला, धमाके या ड्रग्स की स्मगलिंग देखने को मिली। लगातार इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई। आज की मीटिंग से हम ये मान के चल सकते हैं कि इसका नतीजा अच्छा निकल सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वैसे हालात नहीं है जैसे 2021 से पहले हालात
देखने को मिलते थे। आज की मीटिंग के बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि हालात में दोबारा सुधार देखने को मिलेगा। खास करके जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इस बार सबसे ज्यादा जो इलाका टारगेट रहा वो रहा अखनूर का केरी बटकल इलाका, जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। मगर इस बार मीटिंग के बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि हालात में थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिल सकता है। शीतल, जमशीद, एक इम्पॉर्टेंट और भी बात है। देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बार पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया है कि भारत पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन बिड्स, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के ज़रिए हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए हो, या फिर कुछ जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की कोशिश हो, जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे के आदी करने की कोशिश हो, यानी कि जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश हो, वो लगातार करे। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरीके के काम किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा। तो इन चीज़ों पर क्या कुछ लगता है कि कैसे काम किया जा सकता है? क्योंकि एक बड़ी पहल आज करने जा रहे हैं, रिलेशंस ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिलेशन कब तक ठीक होंगे, बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि एक ऐसा इशू है जो कि कई दशकों से, कई सालों से चलता आ रहा है और आज दिन तक 2025 या 21वीं सदी तक भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। 1947 से ये इशू चल रहा है। पर बिल्कुल, जहां तक अगर राजौरी पुंछ या इन इलाकों की बात करें, क्योंकि राजौरी पुंछ का पूरा इलाका जो है ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाला इलाका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां 0 किलोमीटर पर राजौरी पुंछ के अंदर शहरी आबादी बहुत ज्यादा है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से लगातार शहरी आबादी को भी टारगेट किया जाता था, जिसको देखते हुए ये समझौता पाया था कि दोनों ममालिक की तरफ से शेलिंग का सिलसिला बंद किया जाएगा। मगर पाकिस्तान हर बार इस तरह की कोशिशें करता रहा है। उसकी बड़ी वजहें दो हो सकती हैं। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से करवाने का सिलसिला देखने को मिला था, जिस पर काफी अरसा से फौज ने रोक लगा दी है, क्योंकि जहां से भी इस तरह की कोई मूवमेंट होती है उस पर पूरी कार्रवाई की जाती है। कई घुसपैठियों को फौज ने मार भी गिराया, मगर उसके बाद भी ये कोशिशें लगातार जारी है। क्योंकि राजौरी पुंछ की जहां तक बात करें, यहाँ का बॉर्डर जंगल का एक बड़ा हिस्सा भी बीच में आता है, जिसको देखते हुए घुसपैठ की कोशिशें करवाई जाती रही है। इससे पहले बहुत बार इस तरह की कोशिशें हुई भी है, मगर अब जो घुसपैठ की कोशिशें होती हैं उनको पूरी तरह नाकाम किया जाता है, क्योंकि फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। उसको देखते हुए ये बड़ी चीज हो सकती है कि घुसपैठ में पाकिस्तान जब कामयाब नहीं हो पा रहा है, उसके बाद इस तरह की शेलिंग कर रहा है। मगर ये चीजें कब थमेंगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की जाती रही हैं और आगे भी की जाएंगी। ये हम कभी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें नहीं करेगा, और लगातार करता भी रहेगा आगे भी। जी ठीक है जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जमशीद मलिक यहाँ पर पुंछ के वाले से अपडेट करे थे, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फ्लैग मीटिंग होने जा रही है। और अभी अगर हम विश्वसनीय सूत्रों की मानेंगे तो ये मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि जो समय है वो 10:30 बजे का तय किया गया था, लेकिन अभी तक ये मीटिंग शुरू नहीं हुई है। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए बड़ी मीटिंग की गई है, लेकिन ये रिश्ते इस मीटिंग के बाद कितने सुधरेंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी बीच अब बात कठुआ की करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन परियोजना कठुआ जिले में 80 करोड़ रुपए की भारी भरकम देनदारी के तले दब गई है। जिले में 64% परियोजनाएं अब 60 से 80% काम पूरा होने के बाद भी अधर में लट गई है। बता दें कि ज्यादातर में मशीनों की खरीद के लिए राशि उपलब्ध नहीं है, जिससे कि गर्मी के मौसम में लोगों को राहत मिलने के आसार अब कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जिला कठुआ में करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्य शुरू किए गए थे, लेकिन इसके लिए 303 योजनाओं में अब तक 112 योजनाओं के तहत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन जो शेष योजनाएं हैं, लगभग 190 के करीब जो योजनाएं हैं, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 191 योजनाओं का काम धीमा हो गया है। अंतिम चरण में चलने वाले इस काम में सबसे ज्यादा काम मैकेनिकल स्तर से बकाया है, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों के जनजीवन को प्रभावित करेगा। जल जीवन मिशन के तहत जो काम होने थे आधे में लटके हुए हैं, कुछ एक काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से काम पूरे ना होने की वजह से आने वाली जो गर्मियां हैं लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ सकती है। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जिला कठुआ से। रंजीव, पूरी जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार क्या रीजंस है कि ये जल जीवन मिशन के तहत जो तमाम लोगों के लिए काम होने थे वो आधे में लटके हैं, कुछ एक काम पूरे हुए हैं लेकिन मेजॉरिटी काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जानकारी दीजिएगा।
शिपन, मैं बताऊं कि कठुआ जिले की बात करूं तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और नल में जल की योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से जो फंडिंग की गई है, उसके तहत जिला कठुआ में करीब 1369 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना है, जिसके अंतर्गत 303 योजनाओं हैं, जिसमें से 191 का काम जो है वो पूरा हो चुका है। बाकी जो 112 बची हुई है उनका काम काफी धीमा है और शुरुआती दौर में ही है, जिसके चलते जो लोगों के घरों में पानी जो है इस गर्मियों तक पहुंचना काफी मुश्किल लग रहा है, जिसके कारण वह लोग इस बार भी लोग जो है खासकर जो पहाड़ी इलाका या कंडी का इलाका है वहां पर भी लोग पानी के लिए इस बार गर्मियों में मारामारी देखे जाना लाजमी हो गया है, क्योंकि 80 करोड़ से अधिक की देनदारी जो जल शक्ति विभाग की है, ठेकेदारों की जिन्होंने काम किए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो उन्होंने किए हैं, 80 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। पिछले 2 महीने से कोई भी जो भुगतान है इन ठेकेदारों को पिछले 2 महीने से नहीं किया गया है। उनकी तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि जब तक उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि कठुआ में पिछले दिनों 1-2 दिन पहले ठेकेदारों की एक बड़ी बैठक हुई थी जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जो काम करवाए गए हैं, टेंडर लिए गए थे, उनकी बकाया थी और ज्यादातर जो बकाया राशि है वो मैकेनिकल विंग की है और ग्राउंड वाटर की भी है, क्योंकि 25 से 30% सिविल वर्क की है, ये इतनी ही मैकेनिकल की है और 25 से 30% ग्राउंड वाटर की है। जो रंजीव, अब ये काम पूरा होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन आने वाला है और हमने देखा कि कैसे पिछले साल 2024 की गर्मियां सभी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आई। कठुआ में 50 से ऊपर जो टेम्परेचर है वो पहुंचा। तो अब अगर जल जीवन मिशन के तहत जो तमाम कार्य वहां पर चल रहे हैं, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो ऑलरेडी बारिश और बर्फबारी इस साल कम हुई है, जल स्रोत जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें पानी नहीं है, और अगर सरकार की तरफ से भी पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया तो अपने आप में बहुत गलत साबित हो सकता है लोगों के लिए, लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है इससे, क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधा है जो कि प्रशासन को, सरकार को पहुंचाना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने शिपन, क्योंकि पानी जीवन को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्रोत पानी है। अगर पानी नहीं होगा, हर जगह पानी की जरूरत है, पानी नहीं होगा तो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। लेकिन गर्मियों की बात करो तो लगातार हर साल टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंश हर बार बढ़ रही है। पिछली बार भी 50 को टच कर गया था कठुआ में टेम्परेचर। तो इस साल जो है क्योंकि काफी ज्यादा खनन हो चुका है नदी नालों दरियाओं में, और जिसके कारण जल स्तर गया है और जितने भी नेचुरल सोर्सेज है, खासकर कंडी इलाके के जो जितने भी कुएं होते हैं गर्मियों में सूख जाते हैं। पहले भी हमने देखा, वो भी खबरें हमने चलाई कि सूख जाते हैं जो कुएं वगैरह या नेचुरल सोर्सेज बावली, जहाँ से लोग अपना पानी जो रोजाना का लेते थे। लेकिन योजना के आने के बाद लोगों को एक उम्मीद जरूर जगी थी कि उनके घर के में अंदर नल होगा और नल से जल आएगा, स्वच्छ जल आएगा। इस उम्मीद के साथ ही लोगों ने विभाग को काम करने दिया और लगातार विभाग की तरफ से काम तो किया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 महीने से बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राजीव मेहता कठुआ के हवाले से अपडेट करे थे, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत तमाम जो कार्य जिला कठुआ में होने थे अभी तक कुछ कारणों के चलते वो नहीं हो पाए हैं। सीधे तौर पर लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आने वाली गर्मियों में जब जलापूर्ति नहीं होगी तो सीधे तौर पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, बात अब मौसम के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि वीरवार को हुई बारिश और बर्फबारी से चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में ठंड में इजाफा हो गया है। बात करें अगर जिला डोडा की तो यहाँ पर भदरवा के साथ साथ दूर दराज के अन्य इलाकों में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। खास बात यह भी है कि बर्फबारी से भदरवा के पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर से पर्यटकों का जमावड़ा लगने का अनुमान जताया जा रहा है। जिला प्रशासन भी अब बर्फबारी के मद्देनजर अलर्ट हो गया है और रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, जहां पर एक तरफ
जो पर्यटक हैं उनमें काफी खुशी की लहर वो भदरवा का और साथ ही साथ चिनाब रीजन के अन्य इलाकों का रुख करने लगे हैं। लेकिन प्रशासन के कंधों पर यह अहम जिम्मेदारी कि लोगों को, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो पर्यटक जो यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से पहुंच रहे हैं, देश विदेश से भदरवा और डोडा के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना पेश आए, इसलिए भी यहाँ पर स्नो क्लियरेंस का काम लगातार किया जा रहा है और सभी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिन रात प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन अब आगे पीछे के जो इलाके हैं, सटे हुए इलाके जिला डोडा से, चाहे वो भदरवा है, जिला डोडा के आसपास के इलाके के हैं, किश्तवाड़ है, रामबन है, पूरे चिनाब रीजन में ठंड में इजाफा हुआ है और जो टेम्परेचर है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये स्थानीय लोगों के लिए अच्छी बात भी है क्योंकि जब टूरिस्ट यहां पर पहुंचेंगे तो उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वसीम गत्तू हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी जिला डोडा के हवाले से और पूरे चिनाब रीजन के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी हैं डोडा से, काफ़ी सुंदर ये तस्वीरें सामने आई। पूरे सफ़ेद बर्फ की चादर में इलाका लिपटा हुआ नजर आया। पर्यटक कितने खुश हैं, स्थानीय लोगों में कैसी खुशी का माहौल है? बिल्कुल शिपत, देखिए आपको बताना चाहूंगा कल पूरे दिन यहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी रहा और बालाई इलाकों में यानी कि हिली इतिहास में बर्फबारी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम भदरवा के हवाले से बात करें तो भदरवा में भी काफी अच्छी बर्फबारी हुई है, चाहे हम गुल्ली डंडा को लेके बात करें, जाई वैली को लेके बात करें या बाकी जो स्पॉट्स है वहां पे जो है बर्फबारी हुई है। हालांकि मैदानी इलाकों में काफी कम बर्फबारी हुई है, 1.5 से 2 इंच के करीब, मगर ऊपरी इलाके जो है 1.5 से 2 फुट के करीब वहां पे बर्फबारी हुई है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, चाहे हम भदरवा को लेके बात करें, जिला डोडा को लेके बात करें, किश्तवाड़ को लेके बात करें। बर्फबारी काफी ज्यादा जरूरी होना था क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे काफी दिनों से इस तरह की परेशानी, ड्राई स्पेल देखा जा रहा था, लोग बीमार काफी ज्यादा थे, हॉस्पिटल में लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही थी। अब लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली इस बर्फबारी से, क्योंकि जमींदार लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे थे क्योंकि जमींदारी करने में काफी ज्यादा दुश्वारियां उनको आ रही थी और जो आने वाले टाइम में जो गर्मियां आएंगी उसमें कहीं ना कहीं पानी के क्राइसिस नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी के क्राइसिस आज से स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे टूरिस्ट लेके हम बात करें तो भदरवा के अंदर काफी ज्यादा टूरिस्ट इस वक्त आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने जब कुछ लोगों से वहां पे टेलीफोनिक बात की तो उनका ये मानना है कि हजारों के हिसाब से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर से अलग अलग एरिया से वहां पे टूरिस्ट पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार की हम बात करें तो लाखों के हिसाब से वहां पे टूरिस्ट आया और जहां पे बर्फबारी अब नई ताजा हुई तो इसकी वजह से भी वहां पे टूरिस्ट जो है दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी वसीम, अब ये जो स्नोफॉल है और रेनफॉल, बर्फबारी और बारिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी से ही जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें पानी आएगा, आने वाली गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी के कुछ ऐसे स्प्रिंग्स हैं जो अभी से सूखना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कल जब बारिश हुई, बर्फबारी हुई तो उनमें एक बार फिर से उम्मीद की लहर, पानी जो है वो आना शुरू हो गया। तो कितनी इंपॉर्टेंट ये प्रेसिपिटेशन यानी बारिश है और स्नोफॉल है? देखिए, अगर इस सीजन में कंटिन्यू बारिश और बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो राहत लोग चाहते हैं वो राहत जरूर लोगों को मिल सकती है। जहां पे आज भी आपने देखा इस बर्फबारी से, कल भी जहां तक हमने लोगों से बातचीत की थी, लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। उनका मानना था कि अगर इस बारी बर्फबारी नहीं होती, बारिश नहीं होती तो जरूर बीमारी फैलने का खतरा था, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा यहाँ पे लोग काफी ज्यादा बीमार थे। डॉक्टर से भी कुछ दिन पहले हमने जब बातचीत की, उनका ही मानना था कि बारिश और बर्फबारी होना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से लोग बीमार होते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं लोग परेशान भी काफी ज्यादा थे। और आने वाले टाइम में अगर बर्फबारी बारिश होती है, अगर बर्फबारी काफी ज्यादा होती है, जहाँ पे आज भी हमने देखा भदरवा के इलाके के अंदर या जिला डोडा के जो दूर दराजीले एरियाज है, जैसे देसा का इलाका है या मरमत का इलाका है, वहां पे जिस तरह से बर्फबारी हुई है, चारों तरफ से सफेद चादर आपको देखने को मिलेगी। इससे हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट बढ़ता हुआ, जहाँ के भदरवा की हम बात करें या बाकी सारे एरियाज की बात करें तो वहां पे टूरिस्ट बड़े पैमाने पे जहाँ पे देख रहे हैं कि आने यहाँ पे आ रहा है। तो आने वाले टाइम में इस तरह की अगर बर्फबारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोग इससे राहत की सांस भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू यहाँ पर अपडेट कर रहे थे जिला डोडा और तमाम जो चिनाब रीजन है उसके हवाले से, जहां पर की मौसम में कहीं ना कहीं और ठंडक देखने को मिल रही है। आसपास के इलाकों में जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है, लेकिन लोग खुश हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट भी खुश है और स्थानीय लोग उनकी आय में वृद्धि होने से खुश हैं। इसी बीच अब बात सांबा की भी होगी, क्योंकि सांबा में अवैध खनन को लेकर जनप्रतिनिधियों का
गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। आलम यह है कि जनप्रतिनिधि अब खनन विभाग के अधिकारियों को तलब कर उनसे जवाबदेही मांग रहे हैं। घगवाल के डीडीसी सुरेश कुमार और पूर्व बीडीसी चेयरमैन विजय टगोत्रा ने जिला माइनिंग ऑफिसर से बैठक कर दिन ब दिन बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर रोष जताया है और साथ ही साथ उन्होंने विभाग पर बड़े मगरमच्छों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। तो ये बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि इलीगल माइनिंग को लेकर लगातार, चाहे वो सांबा है चाहे वो कठुआ है, इन दोनों इलाकों के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अब जो जनप्रतिनिधि है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी अब आवाज उठाई है जिला सांबा में और उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। उन्होंने जो यहाँ पर माइनिंग ऑफिसर है उनके साथ बातचीत की है, एक मीटिंग की है और उन्हीं पर आरोप ये लगाए गए हैं, अधिकारी जो हैं उन पर आरोप ये है कि वो शायद इन बड़े मगरमच्छों के साथ मिली भगत कर अपना फायदा और उन लोगों का फायदा देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें सीधे तौर पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो स्टेट का रेवेन्यू है, जो जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू है, उसमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिल रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जिला सांबा से। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, इलीगल माइनिंग एक ऐसा मुद्दा है लगातार उठता नजर आ रहा है, लेकिन अब जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, तो क्या लगता है कि क्या अब जब रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी आवाज उठाएंगे तो क्या लगता है इस पर फुल स्टॉप लग पाएगा? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी ने इलीगल माइनिंग की खबरों को लेकर लगातार कई अलग अलग जगहों पर रेड किया। कठुआ में जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए वहां के एक अधिकारी को सस्पेंड किया था। लेकिन ये जो माइनिंग माफिया का लगातार बोलबाला हमें पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां बाहरी राज्यों से यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे नदियों को, हमारे दरियाओं को छलनी किया जा रहा है। खासतौर पर अब तो यहाँ पर हमारे पहाड़ों को भी छलनी किया जा रहा है। तो ये एक नेक्सस चलाया जा रहा है जिसको लेकर लगातार लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। और जैसे माइनिंग आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में बंद है, लेकिन उसके निस्बत हम इलीगल माइनिंग का यहाँ पर जो बोलबाला देख रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 दिन पहले भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। इलीगल माइनिंग वहां पर चल रही थी घगवाल के नुनाथ एरिया में। वहां पर जब एक पत्रकार वहां पर पहुंचा तो उसे डराया धमकाया गया, उसकी बाइक वहां पर चोरी कर ली जाती है। ये तमाम चीजें जब देखने को मिली तो आज उसी के चलते जो घगवाल इलाके के हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिसमें फॉर्मर बीडीसी चेयरमैन विजय टगोत्रा हो या डीडीसी मेंबर सुरेश कुमार हो, उनके तमाम जो साथी लोग थे वो डीएमओ के सामने लगातार अपना रोष व्यक्त करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आपने इलीगल माइनिंग को लेकर लगाम लगाई है, वो लगाम लगाई है आपने जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज वाले रेत बजरी लेने के लिए आते हैं उनको आप जो वो टारगेट करते हैं। लेकिन जो बड़े डंपर इतने बड़े बड़े सड़कों के ऊपर चलते हैं, सड़कें खराब हो रही है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, तमाम इसको लेकर आपकी जो पॉलिसी है वो क्या कहती है, उसके ऊपर क्यों आप इसमें काम नहीं कर रहे? और हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को लूटकर बाहरी राज्यों के लोग लेकर जा रहे हैं। रेवेन्यू में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। जो सरकार के जाना चाहिए था वो पर्टिकुलर सरकार के खाते में नहीं जा रहा, बल्कि इसमें कुछ नेक्सस जो चलाया जा रहा है उनके खाते में ये रेवेन्यू चलाया जो वो जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं, इसी बात को लेकर तमाम गुस्साए जो सदस्य हैं उन्होंने डीएमओ के सामने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसमें आपने कोई पॉलिसी फ्रेम जल्द नहीं की तो आने वाले दिनों में हमें आप सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर देंगे और हम सड़कों पर आकर आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और ये बात हायर अथॉरिटी यानी केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि पिछले कुछ दिनों से जो तमाम चीजें इलीगल माइनिंग को लेकर देखने को मिल रही हैं, ये एक चिंता का विषय से में बना हुआ है। एक एग्जांपल यहां पर ये सामने आई कि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, खासतौर पर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा मिलता है या शहरी आवास योजना का फायदा मिलता है, तो जो इस समय माइनिंग का रेट है, इलीगल माइनिंग मैं कहूंगा, इलीगल माइनिंग का रेट इतना ज्यादा है कि वो तो रेत बजरी के चक्कर में ही अपना सारी जो किस्त निकलेगी वो तो वहीं पर रेत बजरी में चले जाएगी। वो कैसे अपना एक कमरा या एक रसोई अपनी बना पाएगा? तो इसको लेकर यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। लेकिन देखना ये अब आपने क्योंकि सीएम सुरेंद्र चौधरी का नाम लिया है तो उन्होंने गुलिस्तान न्यूज द्वारा एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था 28 जनवरी को। उन्होंने इसमें उस कॉन्क्लेव में भी कहा था कि इलीगल माइनिंग को लेकर वो एक्शन लेंगे। ऑलरेडी वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में नई सरकार आई है तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि ऑलरेडी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो अब नई सरकार से ऑब्वियसली लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो एक उम्मीद की किरण क्या सांबा के लोगों में देखने को मिल रही है कि इस इलीगल माइनिंग पर अब रोक लग पाएगी?
देखिए, बड़े पॉजिटिव वे में आपको याद होगा कि सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा था कि इसके ऊपर हम जो काम इस समय कर रहे हैं, जो पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, जो इसमें ऑफिसर्स का उन्होंने जिक्र किया था कि अगर कुछ ऑफिसर्स के लिंक कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हैं तो उस लिंक को किस तरह से तोड़ना है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो उनकी तरफ से एक्शन लिया गया था, जो कठुआ के एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो लगातार पब्लिक डोमेन में इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है उन्होंने दिए हैं कि हम इलीगल माइनिंग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, हमारी आबो हवा को खराब किया जा रहा है, हमारे दरियाओं को, नदियों को छलनी किया जा रहा है। उसके चलते उन्होंने एक चीज ये भी कही थी कि हमारा जो दरियाओं के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, हमारे पुल वगैरह जो बनते हैं, जब वहां माइनिंग होगी तो उसका बेस कमजोर होगा और आने वाले दिनों में जब बरसात आएगी तो वो पुल क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, हमारे ढांचे क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि हम सख्ती से जो वो पेश आएंगे और उसको लेकर कहने के एक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन ये इतना हावी होता नजर आ रहा है, नेक्सस जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर आकर लोग काम कर रहे हैं, माइनिंग माफिया, इसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर सांबा से अपडेट कर रहे थे कि इलीगल माइनिंग अब बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इसको लेकर जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने प्रशासन के कुछ अधिकारियों से बातचीत कर इस पर फुल स्टॉप रोक लगाने की मांग सीधे तौर से की है। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।